हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग रेडिएशन फार्मूला की बात कर रहे थे। प्लैंक का रेडिएशन फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, रेले-जीन्स फार्मूला कैलकुलेट किया था, वीन का विस्थापन नियम क्या होता है वो कैलकुलेट किया था, और स्टीफन लॉ क्या होता है तो वो भी कैलकुलेट किया था। तो जो अपन की जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट अध्याय है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग एक नए अध्याय की ओर चलते हैं और उस अध्याय का नाम है कॉम्पटन प्रभाव। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है, तो आप ध्यान से सुने। आप लोग ये वीडियो देखते हो तो आप लोग इसको केवल देखा ही ना करें, कम से कम अपने नोट्स बनाया करें। पेन कॉपी बुक्स वगैरह, बुक्स अवेलेबल हैं तो बुक्स, अगर पेन कॉपी और नोटबुक को लेके बैठा करें, और कम से कम उनको जो मैं बताता हूँ, वो डेरिवेशन कराता हूँ, उनको स्वयं करने का प्रयास करा करें। दूसरी बात, आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप हम लोग को मैसेज करेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसका कारण यही है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हो हमें सब पता चल जाता है कि आप कितना क्या देख रहे हो, कितनी लॉन्ग वीडियो देख रहे हो या स्किप करके देख रहे हो, तो हमें सब पता चल जाता है। इसीलिए आप उसको कंटिन्यूस देखें, जिससे आपको समझ में आए, आपका भी टाइम किलना हो और हमारा भी टाइम किलना हो, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं इस कोरोना की काल में भी, तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं कॉम्पटन प्रभाव की। तो हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं, या एक चर्चा करते हैं कि बात सन 1923 की है। बात सन 1923 की है। एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, कॉम्पटन। उन्होंने जब ये रेडिएशन के बारे में बात करते थे तो उन्होंने बताया कि जब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर या ग्रेफाइट हम ग्रेफाइट के ऊपर किसी एक्सरे को डालते हैं तो क्या होता है, जब ग्रेफाइट के ऊपर एक्सरे को डाला जाता है तो वो एक्सरे, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन हैं, एक्सरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, या आपते इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट के, वो उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, और उसके बाद प्रकीर्णित हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को। जब कॉम्पटन ने ग्रेफाइट के ब्लॉक पर एक्स किरणों को डाला तो उन्होंने पाया कि प्रकीर्णन के पश्चात एक्स किरण जो निकलती है उसकी तरंगदैर्घ्य आपतित तरंगदैर्घ्य से मैच नहीं करती थी। दोबारा सुनो, जब कॉम्पटन ने एक्स किरणों को किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपतित किया, तो जब उन्होंने प्रकीर्णित किरण थी या प्रकीर्णित जो विद्युत चुम्बकीय तरंग थी उनकी तरंगदैर्घ्य को ज्ञात किया, तो वो तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से मैच नहीं कर रही थी। अर्थात जो प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य थी उसकी जो तरंगदैर्घ्य थी उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में दोनों में अंतर था। अर्थात आवृत्ति में कमी थी और तरंगदैर्घ्य में वृद्धि थी। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन तीनों को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी वजह से हमें एक नई फिजिक्स, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती है कि जब हम लोग किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर या परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जब उसके ऊपर जब हम लोग एक्सरे डालते हैं या विद्युत चुम्बकीय तरंग डालते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और उस वाइब्रेशन की वजह से, उनमें वाइब्रेशंस की वजह से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स
जो विद्युत चुंबकीय तरंग बन रही हैं उनकी आवृत्ति आपतित तरंग की आवृत्ति के समान होती है। परंतु 1923 में जब कॉम्पटन इसकी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ज्ञात किया कि जो आपतित तरंग की तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णित तरंग दैर्घ्य की प्रकीर्णित किरण की तरंग दैर्घ्य दोनों में डिफरेंस था। प्रकीर्णित तरंग की तरंग दैर्घ्य थी वो आपतित तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा थी। तो इसके लिए उन्होंने एक इफ़ेक्ट दिया जिसे हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं, और इसके लिए उन्हें 1927 में एक नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कि कैसे किसी तरंग दैर्घ्य उसकी प्रकीर्णित तरंग की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है आपतित तरंग से। तो आप लोग मेरे साथ शुरू हो जाओ लिखने के लिए। तो आप हेडिंग डालो कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। देखो अभी जो हमने बात की थी उसको एक बार डायग्राम के रूप में समझते हैं कि ये कोई आपके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब कॉम्पटन ने एक्स किरणों को डाला, ये क्या है एक्स रेज को डाला, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्स रे, जब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये एक्स रे क्या है फोटोन ही है, एक्स रे क्या है फोटोन है, जब इसको इसके ऊपर डाला तो उन्होंने क्या, जब ये इस इलेक्ट्रॉन ने इससे ऊर्जा ली और ऊर्जा लेकर ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ गया, इसका नाम दिया उन्होंने प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। और जो ये मुक्त फोटोन आ रहा था या एक्सरे आ रहा था, ये टक्कर के बाद इस दिशा में चली गई। ठीक है, इसका नाम था प्रकीर्णित एक्स रे या फोटोन। ठीक है, और ये उन्होंने एंगल को, इस एंगल को उन्होंने थीटा माना और इस एंगल को उन्होंने फाई माना। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का आपतित किरण से एंगल थीटा, प्रकीर्णित फोटोन का आपतित किरण से एंगल फाई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब देखो कोई ऐसा तो है नहीं है कि अपन बाजार जाएं और बोले कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन तोल दो, तो ऐसा तो मिलता नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, किसी परमाणु के अंदर होते हैं। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर, जो बाह्यतम जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का, उस पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम उसको क्या मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली फ्री मान सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात की थी। ये फोटोन था, उसके ऊपर उन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉन को डाला तो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक्सरे इधर आई। ठीक है, जब उन्होंने ये एक्सरे डाली उसकी ऊर्जा उन्होंने मानी थी E1 = h न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, आपतित एक्सरे या आपतित एक्स फोटोन की ऊर्जा। न्यू क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा। और जो उसका मोमेंटम माना P1 = h ν/c, क्योंकि हम जानते हैं P = क्या होता है E/c, तो E = h ν/c आ जाएगा। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, m0। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m0, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी E = mc²। आइंस्टाइन के समीकरण से E = mc², तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी E = या E0 = m0c²। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में है, गति नहीं कर रहा, तो इसका मोमेंटम संवेग क्या हो जाएगा,
P इक्वल्स टू 0, ऊर्जा हो जाएगी m0c²। ठीक है, जब इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करी, और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये टक्कर कैसी है, एक प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कैसी टक्कर होती है? प्रत्यास्थ। अब प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? वो टक्कर जिसमें ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। तो इस टक्कर में ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। तो जिस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करी, टक्कर के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ गया। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो इसका संवेग हो जाएगा p बराबर mv, p बराबर mv, तथा ऊर्जा E बराबर mc², E बराबर mc²। अब जैसे इस इलेक्ट्रॉन पर जब ये फोटोन पड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। जब इस इलेक्ट्रॉन पर ये फोटोन आके टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन जब पहले ग्राउंड स्टेट में था तो इसके किस में गया होगा? ये एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो वापस ये ग्राउंड स्टेट में आया तो इसने एक फोटोन को उत्सर्जित किया। इसका मतलब इसकी ऊर्जा इससे कम होगी, क्योंकि इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में कुछ ऊर्जा तो खर्च हुई होगी ना। तो मान लो इसकी ऊर्जा E2 बराबर h न्यू डैश है, तो संवेग क्या हो जाएगा? P2 बराबर h न्यू डैश अपॉन c। ओके, अब इस पिक्चर को दोबारा समझते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आ रहा है, फोटोन की ऊर्जा h न्यू है, संवेग h न्यू अपॉन c है। जब इसने इससे टक्कर करी, टक्कर के बाद क्या हुआ? ये टक्कर इलास्टिक थी, इसमें ऊर्जा और संवेग दोनों का संरक्षण होगा। जब इस टक्कर करी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और फोटोन इधर चला गया। ये मान लो ये आपतित किरण की दिशा ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का एंगल थीटा है और जो प्रकीर्णित एक्सरे या फोटोन का एंगल फाई है। तो आप इस टक्कर में एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, चूँकि यह टक्कर एक प्रत्यास्थ टक्कर है, अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से, टक्कर प्रत्यास्थ है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण क्या कहती है? टक्कर के पूर्व ऊर्जा जो इक्वल टू टक्कर के बाद ऊर्जा, अर्थात टक्कर के पूर्व ऊर्जा इक्वल टू टक्कर के पश्चात ऊर्जा। अब देखो, टक्कर के पूर्व ऊर्जा क्या है? कितनी एनर्जी का फोटोन था? h न्यू। टक्कर से पूर्व इसका जो एनर्जी थी m0c²। तो टक्कर के पूर्व ऊर्जा है h न्यू, तो फोटोन की प्लस इलेक्ट्रॉन की क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना है? m0। इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 है, लेकिन उसकी रेस्ट मास ऊर्जा 0 नहीं है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो उसका रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास की वजह से E बराबर m0c²। तो प्लस m0c² इक्वल टू टक्कर के बाद ऊर्जा। टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गया और उसकी ऊर्जा क्या है? mc²। तो सबसे पहले अपन उसकी लिखते हैं। फोटोन की क्या है? h न्यू डैश प्लस इलेक्ट्रॉन की mc²। इसको आप एक समीकरण नंबर 1 डाल दो, ठीक है।
अब प्रत्यास्थ टक्कर है तो ये ऊर्जा संवेग लगाया, ऊर्जा संरक्षण लगाया। अब इधर की साइड आप लगाओ संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, टक्कर के पूर्व संवेग जो कष्ट टक्कर के बाद संवेग। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो ये कौन सी एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स अक्ष के अनुदेश संवेग संरक्षण, एक्स अक्ष के अनुदेश संवेग संरक्षण, एक्स अक्ष के अनुदेश संवेग संरक्षण लगाओ। ये फोटोन इधर दिशा में आ रहा है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस का अनुदेश संवेग क्या है, एच न्यू अपॉन सी। इसका मतलब एच न्यू अपॉन सी प्लस इलेक्ट्रॉन क्या है, विराम है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विराम, मतलब रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका संवेग जीरो, तो प्लस जीरो इक्वल्स टू, ये गया इस दिशा में और ये गया इस दिशा में, तो एक्स एक्स के अनुदिश लाओ इसको। जब एक्स एक्स के अनुदिश लाएंगे तो ये क्या आएगा, cos थीटा। जिस एक्सिस से एंगल बनता है उसके अनुदिश क्या आता है, cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका संवेग क्या है, इस दिशा में संवेग क्या है आपका, एच न्यू डैश अपॉन सी। एंगल क्या है, फाई। तो एक्स अनुदिश आएगी तो क्या आएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। क्या आएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस, ये तो फोटोन का आ गया, इसको एक्स एक्स के इस दिशा में लाया, एक्स एक्स के अनुदेश, तो क्या आएगा, एच न्यू डैश सी अपॉन कॉस फाई। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस दिशा में, इसको आप ऊपर लाओ, एक्स एक्स के अनुदेश ये दिशा, इसको ऊपर लाएंगे तो ये भी कॉस फाई, तो ये आ जाएगा एम वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा। इसको समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। तो एक्स एक्स के अनुदेश संवेग संरक्षण लगाया अपन ने। अब हम लोग वाई एक्स के अनुदेश संवेग संरक्षण लगाते हैं। तो इसी प्रकार वाई अक्ष के अनुदेश संवेग संरक्षण, वाई एक्स के अनुदेश संवेग संरक्षण लगाओ। अब ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चल रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना है कि इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, ये केवल इसी दिशा में चल रहा है। तो इसका वाई एक्स के अनुदेश संवेग क्या है, जीरो, का मतलब जीरो प्लस इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन का जीरो इक्वल्स टू, टक्कर के बाद इसका इस दिशा में निकालो, तो ये cos थीटा है तो इस दिशा में आएगा तो sin थीटा। इसका मतलब h न्यू डैश c sin थीटा, h न्यू डैश अपॉन c, थीटा नहीं है ये, सॉरी, फाई, तो sin फाई फाई। अब देखो ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में आएगा, वाई एक्सिस ये है इसकी। अब ये इस दिशा में आएगा तो ये ऊपर प्लस वाई है तो नीचे माइनस वाई, तो ये क्या आएगा, माइनस एम वी साइन थीटा, माइनस एम वी साइन थीटा। समझ में आया, क्योंकि ये वाई एक्सिस इस दिशा में कौन सी है, नेगेटिव, तो इसलिए माइनस एम वी साइन थीटा। इसको समीकरण 3, सॉरी इसको मत डालो, इसको पक्षांतरण कर लो एक बार इसका, तो ये आ जाएगा आपका एम वी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। ये समीकरण 3, ठीक है। इस समीकरण 2 को आप थोड़ा सा चेंज करो, इसको ऐसा लिखो, समीकरण 2 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से
एम वी कॉस थीटा इज टू क्या आएगा, एम वी कॉस थीटा इज टू, इसको छोड़ दो, इसको इस साइड ले आओ, तो ये क्या आएगा, एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। इस सी का एलसीएम लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा एम वी सी कॉस थीटा इज टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। ये समीकरण 4। और समीकरण 3 को भी इस सी को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो इधर की साइड, तो ये क्या बन जाएगा, एम वी सी साइन थीटा। ठीक है, अब आप समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ो, समीकरण 3 का स्क्वायर करो और समीकरण 4 का स्क्वायर करो, इन दोनों को ऐड करो, तो समीकरण 3 का स्क्वायर प्लस समीकरण 4 का स्क्वायर ऐड करो इन दोनों को। जो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इसमें भी आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इसमें भी आएगा, इन दोनों को क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो क्या बचेगा फिर बताओ, ये बचेगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई। अब आप राइट साइड में देखो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करो, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस इसका करो, ये देखो इस पर होल ब्रैकेट है, इसका पूरे का करना पड़ेगा, इसका मतलब एच स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लगाओ ये आएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस फाई डैश का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 न्यू डैश कॉस फाई। इसको आप समीकरण नेक्स्ट स्टेप में मानेंगे समीकरण। अब तक आप इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा आपका 1, ठीक है। ये है आपका एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इस एच स्क्वायर को अंदर दोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो बताओ ये स्टेप क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी एम स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बनाओ, एच स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस
2 न्यू डैश और 2 न्यू डैश कॉस फाई। इसको मानो आप समीकरण 5। ओके, ये आया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई। ओके, अब जो आपकी समीकरण नंबर 1 थी, समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 याद करो, समीकरण 1 क्या निकाली थी आपने? अच्छा, मिटा दी क्या? अच्छा बताओ, समीकरण 1 एनर्जी से निकाली थी। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, क्या निकाली थी समीकरण 1? समीकरण 1 थी अपन की, निकाल लेते हैं अपन दोबारा से, एच न्यू अपॉन ई बराबर एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इजुकस टू क्या था? ये फोटोन की एनर्जी आपतित की, ये इलेक्ट्रॉन की, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, यही थी। इस इक्वेशन में आप इसको इस साइड ले जाओ तो ये बचेगा एम नॉट सी स्क्वायर इजुकस टू एम नॉट सी स्क्वायर इजुकस टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एच न्यू। ठीक है, एक मिनट, इक्वेशन यही है क्या? ओके, यही है इक्वेशन। आप इस इक्वेशन का क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करो। ये समीकरण 1 है आपकी, ठीक है। यहाँ से आप इसको एक स्टेप और बना लो, एच न्यू डैश माइनस न्यू, या एक काम करो, इसको एम सी स्क्वायर को इधर लाओ, एम सी स्क्वायर इजुकस टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस न्यू डैश। देखो इसको दोबारा, सही है क्या? ये एम सी स्क्वायर ये सकते ऐसा, इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस न्यू डैश और ये इस साइड बच गया। ठीक है, ये समीकरण 1 थी। इसका समीकरण 1 का वर्ग करो, वर्ग करो, इसका क्या आएगा? एम स्क्वायर सी फोर इजुकस टू एम स्क्वायर सी फोर इजुकस टू। अब देखो इसका अलग अलग करना पड़ेगा, ये ए है ये बी है, तो इसको कैसे करोगे? ए स्क्वायर, इसका मतलब एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब एच न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ओके, एच न्यू माइनस न्यू डैश, खोलो इसको ब्रैकेट को, एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ये समीकरण 6। ओके, ये एम स्क्वायर सी फोर, एम स्क्वायर सी फोर 5 और समीकरण 6, समीकरण नंबर 5 और समीकरण 6। ये समीकरण 6 से, समीकरण 6 से समीकरण 5 को घटाने पर, घटाओ इसको, इसमें से इसको घटाओ,
एम स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आएगा, एम स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लेते हैं। चलो एम स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लिया, ये पूरा का पूरा, तो अंदर ब्रैकेट में बना 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये सी फोर है यहाँ सी स्क्वायर है तो इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 पावर, ठीक है। ये आया इक्वल्स टू ये आएगा, यूँ कहता हूँ एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश माइनस ये वाली टर्म माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई। ओके, इनको माइनस करो एक बार, ये टर्म वैसे के जैसे रह जाएगी। देखो इधर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश, और ये भी सेम है, इसमें केवल क्या आ रहा है माइनस कॉस फाई, तो ये दोनों टर्म तो कट जाएंगी, तो ये केवल क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 2 एच स्क्वायर। पहले अपन इसको आप एक बार नोट करो फटाफट, मैं इसको उधर साइड लिखता हूँ। ये अपन का ऐसा कैसा आ जाएगा, ये बचेगा आपका एम स्क्वायर सी फोर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस नहीं आपका माइनस एच स्क्वायर 2 न्यू डैश, यानी कि माइनस एच स्क्वायर 2 न्यू डैश इन द ब्रैकेट 1 माइनस ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस कॉस फाई। दोबारा देख लो, आपने कॉमन लिया है 2h स्क्वायर न्यू डैश, जब 2h स्क्वायर माइनस में कॉमन लोगे तो इसका जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और आपने कॉमन लिया है माइनस, तो अंदर क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। ये दोनों टर्म आ गई, अब ये बची, इसका मतलब प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। अब इस टर्म को देखो, आप जानते हो, हम जानते हैं आइंस्टाइन का जो अपन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पढ़ा था, m बराबर, हम जानते हैं आइंस्टाइन सापेक्षता सिद्धांत से, आइंस्टाइन सापेक्षता सिद्धांत, आइंस्टाइन सापेक्षता सिद्धांत क्या है, m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही तो होता है। m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। गतिशील कण का द्रव्यमान m बराबर रेस्ट द्रव्यमान अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब इसको आप स्क्वायर करो तो ये आएगा आपका m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर करके मैंने, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर। इसको आप इससे कंपेयर करो, एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम नॉट स्क्वायर, तो क्या आएगा, अतः इसको नाम दो आप 6 के बाद 7, अतः समीकरण 7 से एम नॉट स्क्वायर सी फोर इज इक्वल्स टू, ये भी एम नॉट स्क्वायर, ये कटेंगे अभी, अल्लाह के प्यारे करेंगे इनको अभी, रुको, एम नॉट स्क्वायर सी फोर, फिर माइनस 2h स्क्वायर 2 माइनस 2h स्क्वायर
न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। देखो कौन कौन कट गया, ख़त्म अल्लाह के प्यारे। अब देखो ये माइनस में इस प्लस में इसको इस साइड ले आओ तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन क्या बनेगी, इसको इस साइड ले आओगे तो 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश 2m0 एच सी स्क्वायर न्यू डैश इज 2, ये प्लस से जाएगा इधर 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई। अरे परेशान तो नहीं हो गए, इसको देखते देखते परेशान तो नहीं हो गए बच्चों, थोड़ा सा और बचा है बस, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक h से एक पावर कैंसिल, ओके। तो बताओ क्या आएगा, अपने सही किया है ना ये, ओके। तो ये अपन का यह बचेगा यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश, और यहाँ से न्यू डैश को भाग लगाओ, न्यू डैश इज 2, इसमें मैंने इसका भाग लगा दिया, ठीक है। और इस पूरे को इसके नीचे ले गया तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, एक सी की गड़बड़ आ रही है कहीं, एक सी की गड़बड़ आ रही है, देखो कहीं कहाँ आ रही है, देखो एक बार देखते हैं दोबारा। h अपॉन एक h कट गया, h अपॉन m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। कहीं गड़बड़ आ रही है क्या एक सी की, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। ये आया, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जो भी लेना है, ठीक है। चलो तो देखो हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा, न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा, इसका मतलब लेमड़ा बराबर सी अपॉन न्यू, तो लेमड़ा डैश बराबर सी अपॉन न्यू डैश। तो मैं लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा करूं तो क्या आएगा, सी कॉमन 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, सी कॉमन न्यू डैश एलसीएम, इसका मतलब न्यू माइनस न्यू डैश, तो अपन को यही चाहिए फर्स्ट, तो इसको सी को भाग लगाओ इसमें, तो एच लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा अपॉन सी बराबर न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश। तो मान आप किस में रखो, अब इसको रखो आप इस वाली समीकरण में, समीकरण 8। अतः समीकरण 8 से, अतः समीकरण 8 से देखो, समीकरण 8 से क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा अपॉन सी इक्वल्स टू एच अपॉन m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। एक सी काट दो तो लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा इक्वल्स टू एच अपॉन m नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। दिस इज कॉल्ड, जो हम निकालना चाहते थे, कॉम्पटन फॉर्मूला, और इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखो ये इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मान, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ठीक है इस वाले पार्ट को अपन, बहुत वीडियो लंबी हो गई है तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन फॉर्मूला। ये किस पर डिपेंड करता है, फाई स्कैटरिंग एंगल पर, ठीक है।
तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और जो समझ में ना आया हो उसे मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद।